हेलो स्टूडेंट्स, एसकेवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर कैलकुलस का लेक्चर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 11 तक ऑब्वियसली हो गए हैं और इस लेक्चर को आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। इसमें इंटीग्रेशन की बात हो रही है और एंड तक देखिएगा। और अगर हमारा ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे और इंटीग्रेशन की हेल्प से कर्व के नीचे के एरियाज को निकाल रहे थे। डिफरेंट कर्व्स देखे थे हमने। एक कर्व ये देखा था, एक y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा था, उसके नीचे का एरिया निकाल रहे थे। तो चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास ये ग्राफ है, कर्व ये है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। मतलब हमारे पास ये है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। मान लीजिए इसका हमको फंक्शन का ग्राफ बनाना है और फिर उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है। मतलब इसका ग्राफ भी हम बना रहे हैं क्योंकि हम पूरी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि ग्राफ कैसा दिखेगा और कौन सा एरिया हमको निकालना है। सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो पहले मैंने x को 0 पुट किया। x को अगर यहाँ 0 रखो तो ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। इसका मतलब है दिस पासेस थ्रू जीरो कॉमा वन। फंक्शन 0,1 से पास हो रहा है। और हम लोग देख चुके हैं इससे पहले कि अगर हमें ग्राफ का ट्रेंड देखना है तो हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ y। y की वैल्यू क्या है? e टू द पावर माइनस एक्स। शॉर्टकट मैंने बताया था, तो शॉर्टकट के हिसाब से देखिए, अगर यहाँ पे e टू द पावर x होता तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x कितना होता? e टू द पावर x ही होता। अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स है तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स कितना होगा? e टू द पावर माइनस एक्स होगा। फिर इस माइनस एक्स को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा -1। तो ये आ गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। Now take the find the second derivative, d2y by dx square। मतलब ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करिए। मतलब आपको क्या निकालना है? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है? dy बाई डी एक्स क्या है? माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो माइनस तो ये पहले ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है? d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स क्या होगा? e टू द पावर माइनस एक्स होगा। और फिर इस माइनस एक्स को आप एक बार और डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो -1 आएगा। -1 आएगा, यहाँ पहले भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है ग्राफ का जो प्रोफाइल होगा कुछ ऐसा होगा। मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कॉनकेव अपवर्ड, होल्डिंग वाटर, इस टाइप का ग्राफ होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्लू मिल रहा है ग्राफ को बनाने का। तो अगर हम ग्राफ को बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये x, ये y। हमने पहले देख लिया था कि जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से पास हो रहा है? 0,1 से पास हो रहा है। तो 0,1 का ये पॉइंट होता है। 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 से पास हो रहा है। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि पॉइंट y एक्सिस पे कहीं होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, x इक्वल टू 0 का मतलब है पॉइंट y एक्सिस पे कहीं होगा।
और y इक्वल टू 0 का मतलब है पॉइंट x एक्सिस पे कहीं होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे कहीं होगा, यहाँ पे होगा, y एक्सिस पे कहीं होगा। और y कितना है, 1 है। y 1 है तो मतलब ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट 1 होगी, ये हाइट 1 होगी। एंड द फंक्शन इज पासिंग थ्रू 0,1, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ से पास हो रहा है और इट इज़ होल्डिंग वाटर, पानी होल्ड कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। जैसे फंक्शन हमारा ये था y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन ई टू द पावर x। जैसे जैसे x बढ़ेगा, देखिए जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ये न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर है, जैसे जैसे x बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ये पूरी चीज़ कम होती जाएगी। और जब यहाँ पे x बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब मान लीजिए इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक पहुँच गया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब ये मान लीजिए इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो फाइनली जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से दिख रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो पूरी चीज़ कम, y की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ग्राफ प्रोबेबली कुछ इस टाइप का होगा। अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों मैंने ऐसे बनाया। ऐसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ कर्व। ऐसा ग्राफ होगा। इधर अगर मैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर मैं इधर बढ़ रहा हूँ तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी y की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब जब ओरिजिन, मैं तो इधर जा रहा हूँ तो x बढ़ता जाएगा, तो ये जो हाइट है, ये हाइट y रिप्रेजेंट कर रही है। ये हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y। तो y की वैल्यू कम होती जाएगी। देख लो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये हाइट कम होती जा रही है। और जब x बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो y की वैल्यू कम होते होते 0 हो जाएगी। y 0 हो जाएगा मतलब ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को टच कर जाएगा। जब टच कर जाएगा, जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे y 0 होगा। लेकिन कहाँ पे टच करेगा, जब x इन्फिनिटी होगा। जब x इन्फिनिटी होगा तो ये चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 को टेंड करेगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर ये बहुत आगे चला जाए तो ये हाइट कम होती जाएगी और अल्टीमेटली जब ये आप बहुत दूर, कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे तो ये हाइट 0 होगी। ये हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y रिप्रेजेंट कर रही है। जब आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे तो ये हाइट 0 होगी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके ये कर्व इस लाइन को टच करेगा। तो इसको बोलते हैं एसिम्पटोट, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब जस्ट टच किया है, इन्फिनिटी पे जाके टच किया है। तो आपको मान लीजिए ये एरिया निकालना है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इमेजिन करिए। तो अगर इस एरिया को आप निकालना भी चाहो तो क्या मतलब कितना दुर्लभ है, सोचिए कि आपको इन्फिनिटी तक जाना होगा, नापते नापते एरिया इन्फिनिटी तक आपको जाना होगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। मतलब यू कांट फाइंड द एरिया, आप एरिया निकाल ही नहीं सकते यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। लेकिन क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आ गया है, हम लोगों को थोड़ा बहुत आ गया इंटीग्रेशन, तो मतलब हम इस एरिया को एटलीस्ट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो दिस इज मूविंग अप टू इन्फिनिटी, लेकिन हम इस एरिया को निकाल सकते हैं कैलकुलस की हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से, न्यूटन के सहारे से। मतलब वी शुड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर न्यूटन कि ये एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने न्यूटन का जो सिद्धांत था एरिया को निकालने का, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। विजुलाइज करो, हमको ये एरिया निकालना है पूरा इन्फिनिटी तक, आना आना पाई पाई। तो कैसे निकालेंगे, हमने इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज़ किया, y dx। y की वैल्यू क्या है, उधर देखिए y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स dx। x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, यहाँ से चलो, यहाँ पे x 0 है,
0 से लेके बढ़ती चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी? x इन्फिनिटी तक। तो x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 0 से इन्फिनिटी तक x की लिमिट जाएंगी। ये इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है। अब देखिए, हम लोग को ये फार्मूला पता है that d by dx of e to the power x कितना होता है? e to the power x होता है। इसको अगर ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ और फिर इंटीग्रेट करो। इसको ऊपर ले जाओ तो इसके साथ क्लब करो, तो ये क्या हो जाएगा? e to the power x dx का इंटीग्रेशन। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो अगर आप प्रोसेस को रिवर्स कर दो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को रिवर्स कर दो तो e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा e टू द पावर x, और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे जैसा कि यहाँ किया है तो पलट के यही आ जाएगा रिवर्स प्रोसेस। क्या आ जाएगा? e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमने लिमिट्स ऑलरेडी लगा दी। तो अगर यहाँ पे e टू द पावर x होता तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर x नहीं है, e टू द पावर माइनस x है और यहाँ पे x है, तो मतलब दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। तो हमारा माइंडसेट ये है कि हम इन दोनों को सेम फैमिली का बनाना चाहते हैं, जैसा हमने चेन रूल में बताया था। तो अगर हम इसके लिए ये करें कि माइनस x को हम t मान लें, पुट माइनस x इक्वल टू टी, यानी मतलब हमने मान लिया x इक्वल टू माइनस टी, और ये तो इक्वालिटी आ गई। अगर हम इसके दोनों तरफ इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, चलिए t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है? दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dt ऑफ x, d बाई dt ऑफ x, और राइट हैंड साइड में लिख दिया d बाई dt ऑफ t। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? dx बाई dt, राइट हैंड साइड में क्या आ गया? जैसे d बाई dx ऑफ x 1 होता है वैसे d बाई dt ऑफ t 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? dx, यहाँ माइनस पहले लगा हुआ था, ये मैंने यहाँ पे भूल गया था, ये माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dx इक्वल टू माइनस dt। ओके, तो अगर मैंने माइनस x को t माना तो यहाँ से ये फ्लो करके आ रहा है दैट dx विल बी इक्वल टू माइनस dt। तो इस dx की जगह माइनस dt लिख सकता हूँ, तो ये ऐसे हो गया। माइनस x को t मान लो तो ये माइनस x की जगह t लिख दो, और dx की जगह माइनस dt लिख दो, ये dx की जगह माइनस dt लिख दो, तो माइनस बाहर आ गया dt। ऐसा करने से हमें ये फायदा हुआ, ऐसा करने से हमको क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से हमको ये फायदा हुआ कि यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t आ गया, मतलब दोनों सेम फैमिली के हो गए। अगर यहाँ पे e टू द पावर x dx होता और उसको इंटीग्रेट करते तो e टू द पावर x ही आता, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? e टू द पावर t है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आएगा? e टू द पावर t ही आएगा, दोनों सेम फैमिली के हैं। देखो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, e टू द पावर t को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो क्या आएगा? e टू द पावर t ही आएगा, और माइनस साइन ये लगा हुआ है, माइनस e टू द पावर t,
और अभी मैंने लिमिट्स नहीं डाली जानबूझ के, मैं बताता हूँ क्यों नहीं डाली। अभी मैंने लिमिट्स नहीं डाली, अब मैं लिमिट डाल रहा हूँ। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस ई टू द पावर टी। टी क्या है? टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। टी की जगह माइनस एक्स लिख दो। अब जब ये एक्स आ जाए यहाँ पे एक्स आ जाए, टी हटा दो, तो अब लिमिट डालो, क्योंकि ये एक्स की लिमिट्स थी। जब यहाँ पे एक्स आ जाए तभी ये लिमिट्स का मतलब है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा। अब लिमिट्स कैसे डालते हैं? ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लिमिट्स कैसे डालते हैं? पहले x की जगह अपर लिमिट डालो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। फिर x की जगह लोअर लिमिट डालो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया। आगे कैसे काम बनेगा? इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, और e टू द पावर 0 कोई नंबर है e, उसको उसमें मैंने पावर 0 की चढ़ा दी। 0 की पावर चढ़ा दोगे नंबर पे, तो नंबर कितना, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो e टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए माइनस साइन को रिटेन करिए, 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब e पे इन्फिनिटी की पावर लगी है, तो ये जो डिनोमिनेटर होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा 0 माइनस 1, तो कितना आ गया? +1 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया निकाल रहे थे, तो +1 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया। मतलब एरिया जो आएगा वो 1 आएगा। स्क्वायर यूनिट्स मैंने इसलिए लिखा कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, आप इसको सोचिए तो आप अचंभित रह जाएंगे। और जितना भी आप प्रेस करिए न्यूटन को, जितना भी उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड रखिए उनकी शान में, उतना ही कम है। क्योंकि हमने यहाँ से लेके वहाँ तक का, इन्फिनिटी तक का, मतलब इसको आप इन्फिनिटी तक ले जा लीजिए, और पूरा एग्जैक्ट एरिया निकाल दिया, आना आना पाई पाई करके, वो एरिया 1 आएगा। अगर आपको कैलकुलस नहीं आती तो आप कभी भी इस एरिया को, इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप कभी भी इस एरिया को नहीं निकाल सकते। इन्फिनिटी तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? मतलब इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो आप एरिया कैसे नापोगे? तो आई होप यू एंजॉयड दिस वन। और भी उसका कैलकुलस का एप्लीकेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है dp बाई dt इक्वल टू 10 + 2t। अभी मैं समझा रहा हूँ इसका क्या मतलब है। 10 + 2t दिया हुआ है, और ये गिवन है, एक चीज गिवन है। गिवन क्या है? p इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। मतलब पहली बात तो ये कि ये जो p लिखा है, p जो है वो लीनियर मोमेंटम है। p को कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है, पहले आपने देखा होगा, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मतलब ये मैंने एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में होता है, मैंने अभी मान लिया कि वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ी जा रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो p इक्वल टू mv। p इज द लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे जो p है वो लीनियर मोमेंटम है, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। तो ये दिया हुआ है सवाल में कि dp बाई dt इक्वल टू 10 + 2t। t क्या है? t जो है वो टाइम है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है dp बाई dt इक्वल टू 10 + 2t, और ये दिया है कि p इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 है, ये दिया है। तो हमें निकालना है फाइंड p, लीनियर मोमेंटम निकालना है एट, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड p एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में लीनियर मोमेंटम क्या होगा?
ये निकालना है 10वें सेकंड पे लीनियर मोमेंटम क्या होगा, दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब देखिए कैसे होगा, dp बाई dt इक्वल टू 10 प्लस 2t। ये फंक्शन तो हमको दिया हुआ है, हम इसको अगर अगले स्टेप में ऐसे लिख दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो हो जाएगा 10 प्लस 2t इंटू डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dp क्या आएगा, इसको अंदर ले जाओ, 10 dt प्लस 2t dt। dp से हमको p बनाना है, dp से p बनाना है। dp से p कैसे बनेगा, जैसे dx से मान लो, dx को अगर x करना है मान लीजिए, तो हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, पहले बता चुका हूँ। dp से हमें p क्यों बनाना है, क्योंकि हमें p चाहिए, हमको क्या चाहिए, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे p की वैल्यू चाहिए। तो यानी हमें p चाहिए तो हमको p कैसे मिलेगा, जैसे अगर हमें x चाहिए तो हमें x कैसे मिलेगा, dx को इंटीग्रेट करके x मिलेगा। वैसे हमको p चाहिए तो p कैसे मिलेगा, dp को इंटीग्रेट करके p मिलेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dp आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dp किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। तो हमें p मिलने की संभावना है, मतलब सीधे p मिल रहा है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये दोनों बराबर हैं, दिस इक्वल टू दिस, तो इनके नीचे का एरिया भी तो बराबर होगा। इंटीग्रेट कर दिया मतलब एरिया निकाला, तो एरिया बराबर होगा, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं, dp दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, और मैंने लिमिट्स नहीं डाली, जानबूझ के लिमिट्स नहीं डाली, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि लिमिट्स ना डालो, क्योंकि लिमिट्स अगर डाल दी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट्स नहीं डाली तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कभी कभी आपको फिजिक्स में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए कि अगर आप लिमिट्स ना डालो। तो आपको पता है dp को इंटीग्रेट करके p मिला, राइट हैंड साइड में इसको एडिशन का रूल ऐसे लगा के अलग अलग करके लिख दो, 10 ये t था, 10 dt था ना, अच्छा ओके, तो इसको ऐसे लिख दिया था ना, dt कॉमन ले लिया, 10 प्लस 2t dt ऐसे लिखा, dt कॉमन ले लिया था, ये है। तो इसको अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा, dt को अंदर ले लो, 10 dt प्लस 2t dt, ये हो गया, यहाँ से मोमेंटम आ गया। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, अब इसको इंटीग्रेट करो, अभी इंटीग्रेशन का साइन लगाया, केवल इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो ये हो जाएगा, 10 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, चलिए आ गया, अंदर बचा dt प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा t dt। dt को जैसे dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, वैसे ही dt को इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा। और यहाँ पे तुम मान सकते हो कि t की पावर 1 लगा है, इसको इंटीग्रेट करा तो क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया, 10t प्लस टी स्क्वायर, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो हम लिमिट्स लगाते, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा हमें, तो ये हमने किया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, मतलब क्या बाउंड्री कंडीशन हम लगाएं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाए। तो
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे मोमेंटम को मोमेंटम 0 है, तो मतलब क्वेश्चन में दिया है एट t इक्वल टू 0 p इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ पे ऊपर t को 0 कर दो और p को 0 कर दो, तो p को 0 करो और t को भी 0 करो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, c बचेगा, मतलब c इक्वल टू 0 आ गया। मतलब हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। फिजिक्स में इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, हमने बाउंड्री कंडीशन निकाल ली। बाउंड्री कंडीशन से हमने बताया कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे रख दो तो p आ जाएगा, रखो यहाँ पे, तो p कितना आ जाएगा 10t, यहाँ से 10t प्लस t स्क्वायर, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो 0 है, तो ये तो 0 आगे 0 है, तो ये इतना ही बचा, तो ये मोमेंटम आ गया। तो हमने मोमेंटम को t का फंक्शन लिख दिया, दिस मोमेंटम हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब टाइम जो है वो कह रहा है कि t इक्वल टू 10 सेकेंड्स में मोमेंटम कितना होगा, तो यहाँ पे t को 10 रख दो, क्योंकि हमें t इक्वल टू 10 पे मोमेंटम निकालना है, ये गया, यहाँ पे t को 10 रख दो, तो ये स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 10 इंटू 10 100 प्लस 100 कितना हो गया 200। अब यूनिट कैसे लिखते हैं देखो, मैं अभी बता दे रहा हूँ, आगे तो मैं फिजिक्स में बार बार वही बात नहीं बोलूँगा। p का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो p की यूनिट क्या होगी, यहीं से निकालो, फॉर्मूले से यूनिट को निकाला करो। तो मास की यूनिट क्या होती है, kg होती है। आगे क्या बचा, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट but fundamental quantity, it is a derived quantity, the unit is derived, it is kg meter per second। तो यहाँ पे लिखो kg मीटर पर सेकेंड, ये पूरी बात हो गई। तो ये मोमेंटम हो गया 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इससे आपको एक नई चीज पता चली कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लिमिट्स का प्रयोग करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग नए हो, तो आप लोग के दिमाग में इतनी बार बात चली जाए कि वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए या फिर भूल ना पाओ। अगर आपने लिमिट्स लोअर लिमिट अपर लिमिट रखी हैं, उसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट का यूज़ नहीं करते। जब आप लिमिट्स नहीं रखते तो उसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तब आप कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट की वैल्यू कैसी आती है, बाउंड्री कंडीशन से आती है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन क्या थी, इस क्वेश्चन की बाउंड्री कंडीशन ये थी कि t इक्वल टू 0 पे हमने p को 0 माना था। दिस वाज द बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस वेरी प्रॉब्लम। तो चलिए ये आंसर हो गया इसका। अगला सवाल देखिए, उसमें उन्होंने दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि y और x के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमने इसको देखते हुए आपको बताना है। तो हमने इसको ऐसे लिखा dy इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गए। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेटेड। वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में मैंने बताया था लेक्चर 1 में कि x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। तो मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, मतलब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए केवल y है, राइट हैंड साइड में देखिए तो केवल x दिख रहा है। तो मतलब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमें y और x के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम चाहते हैं कि y आए। y कैसे आएगा, अभी मैंने आपको बताया था
जैसे p कैसे आएगा, अभी बताया था, इससे पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था p कैसे आएगा। dp को इंटीग्रेट करोगे तो p आएगा। बाय द सेम टोकन dy को इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा। इसका मतलब है आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट इंटीग्रेट करो, ये आया। इसमें मैंने लिमिट्स नहीं लगाई बिकॉज आई वांट टू यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो dy को इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने लिमिट्स नहीं लगाई हैं तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और यही हमको चाहिए था, y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।